बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं और हमने कल माइटोसिस की मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में पढ़ा था और हमने माइटोसिस को कंप्लीट पढ़ा था कि ये एक ऐसी डिवीजन है विच इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। आज हम देखेंगे कि उस माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अगर उसमें कुछ हैंकी पैंकी हो जाए तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, यानी हाउ दी सिंपल नॉर्मल सेल्स दे बिकम द कैंसर, दे बिकम द कैंसरस सेल्स। एंड द लास्ट थिंग, हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे एक दूसरी डिवीजन के बारे में जिसको हम मियोसिस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस से, तो देखें माइटोसिस अगर आप जानते हैं तो इसका एक सेल जो है उसमें जितने क्रोमोसोम अगर होते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो उससे जो दो नए सेल्स बनेंगे उनमें भी उतने उतने क्रोमोसोम ही होंगे। और याद रखिएगा इसके अंदर किसी किस्म का नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई कियाज़मा नहीं बनते, कोई बाइवेलेंट फॉर्मेशन, ये आप सारा कुछ मियोसिस के अंदर पढ़ेंगे। उसमें कॉम्बिनेशन बदल जाता है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका ढक्कन इस पे लग जाता है, इसका ढक्कन इस पे लग जाता है, ये दोनों आपस में डिफरेंट चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस में होता है। तो हम कहेंगे एज there is no exchange of the genetic material between the two chromosomes, so जितनी भी दफा ये डिवीजन होगी वो जो हर क्रोमोसोम की शक्ल, उसके जीन्स, उसका साइज, उसकी शेप, उसकी सारा कुछ सेम रहेगा, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब ये सेल डिवाइड होके ये बना, ये डिवाइड होके अगला, वो डिवाइड होके अगला, वो डिवाइड होके अगले 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 अगले, जितनी मर्जी जनरेशन तक आप चले जाएं किसी किस्म का जेनेटिक मटेरियल में तब्दीली नहीं आएगी। इसका फायदा क्या होता है कि एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जितने भी सेल्स बनते हैं वो, यानी एक बंदा है उसके के सारे सेल्स के अंदर सेम तरह का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है और वो सेम तरह से बिहेव करते हैं। सही है जी। तो हम इसका फायदा क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज कंजर्व्ड। अब ये पॉइंट को आप जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आप अंग्रेजी जुबान में लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए। दूसरा पॉइंट आ गया, वो क्या है कि जनाब जब माइटोसिस होती है तो ऑब्वियसली नए सेल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां बॉडी को नए सेल्स चाहिए होंगे वहां वहां माइटोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस में जो सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो वो तो यहां इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो वेयर एवर द न्यू सेल्स कहां चाहिए होंगे, अगर आप गौर करें, एक अभी सेल बना है, एक जाइगोट बना है, उस जाइगोट ने इतना बड़ा इंडिविजुअल बनना है, एक बच्चा बनना है, और वो बच्चे ने फिर आगे ग्रो भी होना है। तो एक डेवलपमेंट यानी बनना और बढ़ना, ग्रोथ, इन दोनों के अंदर भी नए सेल्स चाहिए होते हैं। और नए सेल्स के लिए कौन सी डिवीजन होती है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया, दैट इज व्हाट वी से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी द न्यू सेल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस एंड दैट इज द डिवीजन व्हिच इंश्योर द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन वी से द थर्ड टाइम, अगर आप गौर करें किसी जगह पे, अगर मेरी बॉडी के सेल्स ये हैं, मेरी बॉडी के सेल्स, ठीक है जी, और ये एक एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सेल मर गया, टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इन्फेक्शन हुई, कुछ चीज को इंजरी हुई, मर गया। अब इसकी जगह ये नया सेल डिवाइड करेगा साथ वाला और ये नया सेल बना देगा। इसका मतलब है सेल रिप्लेसमेंट जहां होगी, ठीक है, सेल रिप्लेसमेंट जहां होगी वहां भी मुझे नए सेल्स चाहिए, और जहां नए सेल्स चाहिए वहां कौन सी डिवीजन होगी, सेम इज विद। चौथी चीज होती है, हम कहेंगे रीजनरेशन की कैपेबिलिटी। अगर आप गौर करें तो फर्ज किया ये जो स्टार फिश है, इस स्टार फिश का एक जो बाजू अगर कट जाए तो वो नए सेल्स, ये जो कट गया है, तो वो जो यहाँ पे सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के जरिए ही नया बाजू खड़ा करते हैं, उनको भी नए सेल्स चाहिए। तो इस तरीके से ये भी होता है। ठीक है जी। इसके अलावा इस सेल रिप्लेसमेंट में ये जो चीज़ें हैं, तकरीबन ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई स्पर्म्स और एग्स इन्वॉल्व
नहीं होते। ऐसे केसेस के अंदर भी फर्ज किया ये एक हाइड्रा है, फर्ज किया, ठीक है, और इस हाइड्रा ने भी जब अपनी कॉपी तैयार करनी है तो वो यहाँ से नए सेल्स बनाएगा और वो माइटोसिस से बनेंगे, तो ये उसकी बडिंग हो रही है, ठीक है। सेम इज विद आखिरी बात है, दैट इज द क्लोनिंग, क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। इनके लिए भी नए सेल्स बनते हैं और जहां नए सेल्स बनते हैं वहां माइटोसिस की होती है। तो आपको आइडिया हो गया हाउ द माइटोसिस इज सो मच इंपॉर्टेंट कि जहां पे भी बॉडी को नए सेल्स चाहिए वहां पे यही वाली डिवीजन ही काम आती है। लेकिन एवरी सेल के अंदर एक खास मैकेनिज्म होता है जो, यानी हम कहेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हर सेल के अंदर ना एक खास मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन को कंट्रोल करने वाला, डिवीजन कंट्रोल मैकेनिज्म। ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मसलन ये फॉर एग्जांपल ये हो सकता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये खास किस्म के जीन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि जब एक्टिवेट हो जाए तो वो सेल कैंसर बन जाता है। यानी मुख्तलिफ ऐसे सेल के अंदर खुद ब खुद स्वयं के अंदर उनके ऐसे जीन्स होते हैं विच कंट्रोल द डिवीजन ऑफ द सेल। देखें, जब भी सेल को डिवाइड करना है उसे ज़रूरत के तहत डिवाइड करना है, हर वक्त फजूल में मुफ्त में डिवाइड नहीं करते रहना। जब तक वो सेल्स एक ख़ास ज़रूरत के तहत जब उसकी डिमांड होगी तब डिवाइड करेगा तो माइटोसिस इज़ अ ब्लेसिंग के माइटोसिस आराम से चलती रहेगी। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो कंट्रोल वाले मैकेनिज्म होते हैं ना, जो डिवीजन को कंट्रोल करते हैं कि अब ज़रूरत है डिवाइड हो जाना चाहिए, अब ज़रूरत है नहीं होना चाहिए, वो खुद जो वो होते हैं ना मैकेनिज्म, वो खुद ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी सम टाइम the mechanism which control the division of the cell break down, टूट जाते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। वो जब काम नहीं कर पाते तो सेल पागलों की तरह डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जब ये होता है ना ब्रेक डाउन, तो इसका फायदा क्या होता है, द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग विदाउट एनी कंट्रोल। सही है। जब ये एक सेल डिवाइड हुआ जिसके अंदर जिसका मैकेनिज्म खराब हो गया है, अच्छा जब ये डिवाइड हुआ दो बने, अब दोनों का अपना मैकेनिज्म भी खराब हुआ है, वहां से 4 बने, यहां तक कि हम कहेंगे एक एक्सपोनेंशियल यानी बहुत हाई स्पीड पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है सेल्स की, ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स, और इसी को हम कहते हैं कैंसर। The uncontrolled exponential growth of the rapidly dividing cells। अगर हम सिंपल इसको मैं डिफाइन करूं तो एक चीज होती है ट्यूमर। क्या होता है भाई, ट्यूमर क्या होता है, कैंसर। जब देखो ना, एक सेल डिवाइड हुआ, 2 हो गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ब्ला 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 बढ़ते बढ़ते सेल्स का अच्छा खासा एक गुच्छा बन गया। वो जो गुच्छा है अब वो मजीद बढ़ता जा रहा है, और जब वो मजीद बढ़ता जा रहा है तो वो और नुकसान करता जा रहा है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। इसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, ये एक ऐसी चीज होती है पर्पसलेस, जिसका कोई फायदा ना हो, पर्पसलेस। प्रोलिफरेटिव, यानी अभी ये ग्रो हो ही जा रहा है। प्रोलिफरेटिव मैस या स्लैश क्लोन ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग कैंसरस सेल्स, दिस इज कॉल्ड ट्यूमर। समझ रहे हैं बात को। ट्यूमर जो होता है ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल कैंसरस सेल्स का एक मैस होता है, और वो जो मैस होता है ये बढ़ता जाता है। अब ये 2 तरह के होते हैं। पहले तो मैं बता देता हूं कि ये होता क्यों है, और ये ब्रेक डाउन कब होते हैं। ब्रेक डाउन तब होते हैं जब वो जीन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं डिवीजन को, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन कम से कम 20 से 25 म्यूटेशंस हो जाए खास किस्म की,
वैसे तो दो म्यूटेशन से भी कैंसर हो सकता है, याद रखना, डिपेंड के कौन सी जगह पे हुई है। म्यूटेशन क्या होती है? चेंज इन द डीएनए, आपको पढ़ाया हुआ है, आप नहीं थे तब, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होती है? चेंज इन द डीएनए, और चेंज इन द डीएनए का मतलब है वो खास उस जगह पे, अगर किसी भी डीएनए के अंदर किसी स्पेसिफिक जगह पे चेंज आ गया है, चाहे वो 2 बार आ गया है तो भी वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है, या वो उन जीन्स के अंदर जो कंट्रोल करते हैं उसमें 20 से लेकर 25 म्यूटेशंस हुई हैं, तो उसके यानी चेंजेस आई हैं, तो उसकी वजह से वो सेल्स का जो सिस्टम था कंट्रोल करने का, वो जीन काम करना छोड़ गया है। जब वो जीन काम करना छोड़ गया तो कोई सेल की कोई डिवीजन कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से, और ये म्यूटेशंस तो आई हैं। ये कैसे आती हैं? ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है, एक्सरेज की वजह से, ले शुआओं और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से, कुछ सर्टेन केमिकल्स की वजह से, 100 जो भी है। अच्छा, अब आते हैं दोबारा ट्यूमर के ऊपर। तो ट्यूमर होता है 2 तरह का, एक को भाई हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर, और दूसरों को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर ये बेसिकली लोकल ट्यूमर होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, ये फैलता नहीं है, लोकलाइज्ड है, लेकिन ये बस एक मैस गुच्छा सा बन जाता है, ठीक है। ये नॉन पेनफुल होता है, इतना इसका दर्द मर्द नहीं होता, और ये मतलब इतना नुकसान भी नहीं करता। नॉन प्रोलिफरेटिव, ये बढ़ता भी नहीं है। ये प्रोलिफरेटिव तो होता है, नॉन मेटास्टाइजिंग, यानी कि ये मैं अभी बताता हूँ ये क्या होता है। मेटास्टाइजिंग, मेटास्टेसिस ये क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। ये और नॉन रीअकरेंट, एक बार इसको रिमूव कर दें तो आमतौर पे RECURRENT, रिकरेंट, दोबारा उगना, दोबारा आ जाना, ये बार बार नहीं होते आमतौर पे मोस्टली, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसका नुकसान इतना नहीं होता। कब होता है नुकसान? मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, किसी बंदे के यहाँ आ गया ट्यूमर स्किन के ऊपर, है वो स्किन का, लेकिन है भी नहीं, मोका है, मोका भी एक तरह का ट्यूमर ही होता है। अब वो आंख के अंदर से मोका निकला तो वो आंख को अंदर अगर डैमेज कर रहा है तो अब उसका दर्द हो रहा है, अदरवाइज मोके को जितना मर्जी दबा लो को फर्क पड़ता है। समझ आ गई बात की? सिमिलरली अगर एक बंदे के यहाँ अंदर ट्यूमर आया गले के अंदर और वो दबा रहा है ट्रैकिया को, तो उसकी सांस का इशू आ गया और हर वक्त दर्द होनी शुरू हो गई, अदरवाइज उसे कोई इशू नहीं था। एक बंदा है जो कि उसकी इधर ट्यूमर निकल आया, अब वो जैसे ही बाजू को साथ जोड़ता है उसको दर्द होती है प्रेशर की वजह से, वो जो इतना मोटा रोटा सा यहाँ बना हुआ है, सही है। तो ऐसी सूरत हाल में बेनाइन ट्यूमर का नुकसान होता है, अदरवाइज ये नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करते हैं और इनकी इतनी टेंशन नहीं होती, सही है। लेकिन दूसरे केस में अच्छा, एक केस में तो यहां मसला हो गया, मैंने बताया कि ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू देयर लोकेशन, वो नुकसान का कान के अंदर यहां आ गया तो हर वक्त कान को स्ट्रेच करेगा, दर्द होगा, सही है। तीसरे नंबर पे जो दूसरा इनका नुकसान क्या हो सकता है, अगर फर्ज अल्लाह ना करे, फर्ज किया पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी सेल का बेनाइन ट्यूमर बन गया, तो अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना, तो उन हार्मोन्स की वजह से जो मसले आएंगे वो उस कैंसर की वजह से मसले आ गए। अभी एक बंदे का थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बहुत बड़े हुए हैं, बंदा कहे तेरे थायराइड ग्लैंड को क्या हुआ, चेक करा तो थायराइड ग्लैंड के किसी सेल का कैंसर था। समझ आ गया ना जी बात की? तो आपको लग गया पता कि बेनाइन ट्यूमर आर नॉन पेनफुल, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते नहीं हैं, ये इतना ज्यादा तंग नहीं करते, ये एक ही जगह पे रहते हैं, दे आर लोकलाइज, दे आर नॉन पेनफुल, दे आर नॉन रिकरेंट, बट दे कैन बी डेंजरस इन सर्टेन सिचुएशन ड्यू टू देयर साइज, देयर लोकेशन एंड ड्यू टू देयर हार्मोनल एक्टिविटीज। मेलिग्नेंट की बारी आते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे सेल्स हैं, यानी ये सेल्स जब डिवाइड होता है तो ये पता क्या करता है, ये बाकी सारे ये आमतौर पे ना सारे सेल्स एक शीट के ऊपर होते हैं, यहाँ एक शीट होती है, उस शीट को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेजल लैमिना भी कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल अगर ये फद किया, ये लाल वाला सेल जो कैंसर हो गया है, अब ये पहले खुद को डिवाइड अलहदा करेगा, इन सारे सेल से अलहदा कर लेगा, फिर ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिवाइड होना शुरू होगा तो इनमें से कोई सेल ऐसे अलग अलग होते होते कहीं और पहुंच गया, और वो यानी इधर उधर के सेल्स को इन्वेड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हुआ तो खून की नाली को पास जा रही है, उसके अंदर घुसेड़ना शुरू हो गया, उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गया, उधर के कहीं और किसी और तरफ को चल पड़ा, किसी और सेल्स के अंदर घुस गया, अगर फेफड़ों के अंदर है तो फेफड़ों के अंदर इधर उधर कुछ ना कुछ खराबी करना शुरू। ऐसे कैंसर को मेटास्टाइजिंग इसे कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ ट्यूमर टू एक्सपैंड इनटू द डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस या मेलिग्नेंसी, एक ही बात है। तो ये वाले ट्यूमर उनका उलट है, दे आर नॉन लोकलाइज्ड, ये फैलते हैं, दे आर वेरी पेनफुल,
ठीक है, एंड दे आर रीअकरेंट, बार बार आते हैं, रिकरेंट हैं, सही है। और ये मेटास्टाइजिंग होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जहां जाते हैं फिर वहां पे एक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैंसर। अब हम लास्ट जो हमारा टॉपिक हुआ है, छोटा सा, मतलब हम थोड़ी सी बात करेंगे, इतना सिर्फ डेफिनेशन की हद तक, मियोसिस क्या, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल से मैं मियोसिस की फेजेस शुरू करूं डायरेक्टली। ये वो डिवीजन है विच इंश्योर्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेम नहीं, अगर ये सेल्स में 46 हैं तो इससे 4 सेल्स बनेंगे और उन चारों सेल्स में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। ठीक है जी। और ये कैसे होंगे हम बात करेंगे। ये डिवीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये कौन से सेल्स करते हैं? जर्म लाइन सेल्स, जो सेल्स स्पर्म्स और एग्स नहीं बनाते, वो सेल्स ये वाली डिवीजन करते हैं। एक डिवीजन को कहते हैं मियोसिस 1 और फिर दूसरी डिवीजन को कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 असल में रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी यहां 23 हो जाता है काम, और ये मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जिस तरह माइटोसिस होती है वैसे ही होती है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। इनमें 23 है तो इनमें भी 23 रहेंगे। इनके अंदर हम डिस्कशंस करेंगे कि मियोसिस क्या करती है, कैसे करती है। आप मियोसिस का ये जो इंट्रो है छोटा सा 10-15 लाइनों का, ये पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई सवाल हो तो मुझसे पूछेगा, ताकि फिर हम अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली मियोसिस 1 को पढ़ेंगे, और मियोसिस 1 में हम कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1, तो फिर कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1 और उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फिर हम साथ साथ मियोसिस को माइटोसिस के साथ कंपेयर भी करते जाएंगे, ताकि हमारा मसला हल होता रहे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए।